हेलो, नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। तो आज मुझे काफी टाइम से काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप बीटीआर के ऊपर वीडियो करिए। तो आज मैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के ऊपर एक काफी अच्छी और एक काफी क्लासिकल टेक्निक शेयर करूंगा। और इस टेक्निक की एक्यूरेसी इज लाइक 99.9%। ये एक टेक्निक है जो काफी रिलायबल है। लेकिन जब आप किसी भी टेक्निक को टेस्ट करते हो, किसी भी टेक्निक को अगर आप देखते हो कि कितनी एक्यूरेट है, अगर आप उसको चार्ट्स पे टेस्ट कर रहे हो, आप सिर्फ उन्हीं चार्ट्स में उसको टेस्ट करिए जिसमें बर्थ टाइम का कोई स्कोप ही नहीं है एरर का। ओके। और ऐसे चार्ट्स आपको काफी कम मिलेंगे, लेकिन जो मिलेंगे उनमें आपको रिजल्ट्स काफी इजीली पता लग जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो आप ये काम करिए, जो लेटेस्ट जो बर्थ हुए हैं वही चार्ट्स आप उठाइए। ओके। 90s के चार्ट्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी 2000 से 2020 के बीच में, खासकर 10 के बाद, क्योंकि जिस तरह मैं पता है कि टाइम के साथ जिस तरह टेक्नोलॉजी वगैरह इंप्रूव हुई, तो अब बर्थ टाइम जब नोट किया जाता है तो काफी ध्यान दिया जाता है बर्थ टाइम में। पहले के जमाने में लोग इतना नहीं ध्यान देते थे बर्थ टाइम के ऊपर। और हमेशा डाउट रहता है मन में कि क्या होता है, डॉक्टर की घड़ी आगे होगी पीछे होगी। सो इस तरह के डाउट्स, इससे बचने के लिए हम वही चार्ट्स स्टडी के लिए उठाएंगे जिसमें बर्थ टाइम का एरर होने का कोई स्कोप नहीं है। हमें पता है कि बर्थ टाइम बहुत एक्यूरेट है, हमें पता है कि वो एक्यूरेटली नोट किया गया है। ओके। और वैसे चार्ट्स कौन से वैसे चार्ट्स होते हैं जो रॉयल रॉयल फैमिली के चार्ट होते हैं, जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली के चार्ट्स हैं। उन चार्ट्स में आपको ये रिसर्च काफी इजी हो जाएगी। ओके, नंबर वन। नंबर टू, और भी कुछ जो सेलिब्रिटीज के चार्ट्स होते हैं जिनके बच्चे, सेलिब्रिटीज के बच्चों के चार्ट होते हैं जिनके बर्थ सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएंगे। आप एस्ट्रोडाटा बैंक में जाइए, एस्ट्रोडाटा बैंक में डबल ए रेटिंग डालिए। डबल ए रेटिंग के अंदर जो भी चार्ट्स आएंगे उसमें बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, तभी वहां पे वो चार्ट ओके अवेलेबल होता है। और उसमें भी जो 2000, मैं तो 2010 के बाद के चार्ट देखूंगा जो सेलिब्रिटीज के बच्चों के हो गए। ओके। उन चार्ट्स को आप स्टडी करिए, वहां पे आप टेक्निक को इजीली टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इस टेक्निक के लिए कोई इवेंट नहीं आपको देखना होगा। बीटीआर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के दो मेथड, एक इवेंट बेस्ड रेक्टिफिकेशन होती है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है। इवेंट बेस्ड मेथड में आपको टेक्निक्स लगा लगा के प्रिडिक्ट करके आपको बीटीआर करना पड़ेगा। उसके लिए आदमी कंसिडरेबल एज का होना चाहिए, उसके लाइफ में कुछ इवेंट्स हुए होने चाहिए, तभी आप वो इवेंट प्रिडिक्ट करके उसको बता पाओगे। अब 10-15 साल के बच्चे को आप क्या प्रिडिक्ट करोगे, अभी तो उसकी लाइफ जो शुरू ही हुई है। ऐसे केसेस में ट्रेडिशनल मेथड्स आपको हेल्प करेंगे बीटीआर के। ट्रेडिशनल मेथड्स में कुंडा मेथड हो गया, तत्व मेथड हो गया, ये सब मेथड काफी अच्छे हैं। कुंडा मेथड तो स्कंद होरा के अंदर भी मेंशन्ड है, जो सबसे पुरानी वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी स्कंद होरा। उसमें बताया गया है किस तरह D81 चार्ट और D108 का यूज करके आप कुंडा मेथड से रेक्टिफाई कर सकते हो। और तत्व मेथड के ऊपर बुक भी एक ओके, नाड़ी रेक्टिफिकेशन करके, वो तत्व मेथड के ऊपर है। लेकिन ये सब मेथड्स काफी कॉम्प्लिकेटेड है और काफी बार कंफ्यूज कर देते हैं जो प्रेडिक्टर होता है उसको। लेकिन एक ऐसा मेथड जो मैंने हमेशा 99.9% सही पाया है, और विच इज ऑलवेज एक्यूरेट, खासकर उन चार्ट्स में जो उनका मुझे पता है कि बर्थ टाइम एक्यूरेटली नोटेड है, वहां पे कभी टेक्निक फेल नहीं करती, वो है प्राणपद की टेक्निक, जो आज हम शेयर करेंगे। ओके। और आई होप आपको क्लियर हो गया। तो अब हम टेक्निक शुरू करते हैं। मैं स्लाइड्स शेयर करूंगा। आई होप आपको विजिबल है। सबसे पहले तो देखिए, ये टेक्निक मेरी नहीं है। ये टेक्निक, ये जो आर्टिकल मैंने पढ़ा था, ये सरजीत पोडार सर, उनका आर्टिकल पढ़ा था। सरजीत सरजीत सर, इनको पॉपुलरली हम वरामीर के नाम से भी जानते हैं, इनका पेज भी है वरामीर के नाम से। मीडियम में काफी अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं। इन्होंने एक आर्टिकल में प्रूफ करा था किस तरह लहरी एयामशा ही सही एयामशा है। इवन वरामीर के टाइम में भी एक ऐसी एयामशा यूज होती है जो लहरी के काफी क्लोज थी। ओके। इसलिए हम लहरी को हमेशा एज अ रिलायबल अयांशा यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ श्लोकास थे बृहद जातक के। ओके। बृहद संहिता बृहद जातक कुछ श्लोक थे, उनको डिकोड करके सरजित सर ने प्रूव कर दिया था कि किस तरह अयांशा यूज्ड बाय वरामिर वो लहरी ही थी या लहरी के आसपास थी। और भी इनके काफी अच्छे आर्टिकल्स, इनकी बुक्स जो भी नई बुक्स आई हैं, काफी अच्छी सीरीज है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप इनके आर्टिकल्स पढ़िए, इनके बुक्स खरीदिए। ओके। तो इन्हीं का ही आर्टिकल है, मैं उस आर्टिकल का लिंक भी कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अकॉर्डिंग टू हिम, सी प्राणपद लगन और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन श्लोक इज गिवन। जो श्लोक है वो श्लोक आपको बृहद प्राश्र होरा शास्त्र बीपीएचएस में मिलेगा। बीपीएचएस में आपको गणेश दत्त पाठक जी के एडिशन में मिलेगा। ओके। बीपीएचएस के अलग अलग एडिशन है। ओके। तो अलग अलग एडिशन में अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स का यूज किया गया है। तो गणेश दत्त पाठक जी के जो एडिशन है उसके अंदर ये पर्टिकुलर श्लोक है। और ये श्लोक ये बोलता है कि द टाइम बर्थ टाइम विच इज नॉट रेक्टिफाइड यूजिंग प्राणपद गुलिका एंड चंद्रमा,
मतलब अगर बर्थ टाइम जो रेक्टिफाई नहीं किया गया है यूजिंग प्राणपद, गुलिका एंड चंद्रमा, सच बर्थ टाइम इज अशुद्ध, अशुद्ध बर्थ टाइम होता है, ऐसा इंप्योरिटीज होती हैं। और ऐसे बर्थ टाइम में नॉन ह्यूमंस का ही जन्म होगा, ओनली नॉन ह्यूमंस लाइक इंसेक्ट, एनिमल्स, ऐसे ऐसी ही चीजें पैदा होंगी। आदमी का जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि आदमी के जन्म के लिए आपको कंडीशन होनी चाहिए, देन ओनली दैट बर्थ विल बी ऑफ ह्यूमन। मुझे वेम्यूरी शास्त्री जी की एक प्रिडिक्शन याद है, जो के एन राव साहब ने भी डिस्कस करी थी। आई थिंक उन्होंने मसूर पैलेस में वो प्रिडिक्शन करी थी, जब उनको एक हॉरोस्कोप बताया गया था और उन्होंने हॉरोस्कोप देख के बोला था कि ये हॉरोस्कोप मनुष्य का नहीं, ये जानवर का है। और तब से उनकी फेम काफी बढ़ गई थी कि आप हॉरोस्कोप देख के बता सकते हो कि आदमी का है कि मनुष्य का है या जानवर का है। तो ये इंपॉर्टेंस है बर्थ टाइम की, और प्राणपद वाली टेक्निक हमें ये बताने में हेल्प करेगी। ओके, अब टेक्निक श्लोक आगे क्या बोलता है, इन त्रिकोणा फ्रॉम प्राणपद राशि मनुष्य आर बॉर्न। मतलब त्रिकोण के अंदर, त्रिकोण 159 हाउसेस आर त्रिकोण। अगर मेष लगनी कुंडली है तो त्रिकोण का मतलब होगा मेष, सिंह और धनु, एरीज, लियो एंड सेगिटेरियस, 159 फॉर एग्जाम्पल। तो इन त्रिकोणा फ्रॉम प्राणपद राशि मनुष्य आर बॉर्न, मनुष्य का जन्म ही त्रिकोण के अंदर होगा। 2, 6, 10 में एनिमल्स आर बॉर्न। ओके, 3, 7, 11 में बर्ड्स आर बॉर्न, एंड 4, 8, 12 में इंसेक्ट्स, सर्पेंट्स, एक्वेटिक क्रिएचर्स आर बॉर्न। तो 4, 8, 12 में सर्पेंट्स हो रहे हैं पैदा, इंसेक्ट्स हो रहे हैं, एक्वेटिक क्रिएचर्स हो रहे हैं। ओके, 3, 7, 11 में बर्ड्स हो रहे हैं एरी तत्व में, 2, 6, 10 में एनिमल्स हो रहे हैं, लेकिन 159 में ही, त्रिकोण में ही मनुष्य बॉर्न होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, यहीं से टेक्निक निकलेगी। तो मेन टेक्निक में हम आते हैं, व्हाट्स द मेन टेक्निक। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस टेक्निक को सिर्फ उन्हीं चार्ट्स में टेस्ट करना जहां पे आपको पता है कि बर्थ टाइम टू द सेकंड एक्यूरेट है, जिसमें कोई स्कोप नहीं है एरर का, बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए भी कंफर्म्ड है, लेटेस्ट बर्थ है, ऐसा नहीं कि 1990s के आपको चार्ट उठा के देख रहे हो, नहीं। और ये टेक्निक सिर्फ तभी हेल्पफुल होगी जब आपको 2 से 3 मिनट के बीच में टाइम रेक्टिफाई करना होगा। मैं वो वाली टेक्निक से भी डिस्कस नहीं करूंगा जहां से आप लगन कंफर्म करोगे, फिर नवमास कंफर्म करोगे, नहीं। मैं 2-3 मिनट के लिए टेक्निक बता रहा हूँ। तो ये टेक्निक D60 रेक्टिफाई करने में हेल्प करेगी आपकी। D60 लगना आपका रेक्टिफाई हो जाएगा, नंबर 1। इवन नाड़ी आमशा भी D150 भी रेक्टिफाई हो सकता है। ओके, और आपकी जो काल चक्र दशा है, जो काफी सेंसिटिव होती है बर्थ टाइम को लेके, क्योंकि आपको पता होगा कि काल चक्र दशा के अंदर 1-2 मिनट का फर्क भी काफी महीनों से दशा को चेंज कर देता है। तो उस दशा को अगर आपको यूज करना है, क्योंकि वो बेस्ट दशा है टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए, तो वैसी बेस्ट दशा को यूज करने का आपको बर्थ टाइम एक्यूरेट चाहिए, तो उसके लिए भी ये टेक्निक हेल्प करेगी आपको, कालचक्र दशा के लिए बर्थ टाइम रेक्टिफाई करने के लिए भी। और विमशोत्री अगर आप डीपली जाके देखते हो, अंतर लेवल के नीचे जाते हो, पर अंदर सूक्ष्म प्राण लेवल तक अगर आप देखते हो, तो भी आपको बर्थ टाइम टू द मिनट एक्यूरेट होना चाहिए, तो उन्हीं केसेस में हेल्प होगी। और ये टेक्निक बेसिक टेक्निक होगी, इसी टेक्निक से आप बेस बनाओगे, इसी टेक्निक से आप कंफर्म करोगे कि ये मनुष्य का जन्म है या नहीं। मनुष्य का जन्म है तभी बर्थ टाइम सही है, वरना बर्थ टाइम गलत है, क्योंकि हमें दिखती सी बात है, मनुष्य की कुंडली देख रहे हैं तो मनुष्य का बर्थ टाइम जो होगा, वो जो प्राणपद वाली कंडीशन होगी, वो कंफर्म होनी चाहिए कि मनुष्य के लिए है। वरना अगर नहीं है तो वो बर्थ टाइम गलत है, हमें उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो ये टेक्निक से हमें ये कंफर्म हो जाएगा। इसी टेक्निक के बाद आप बाकी मेथड्स लगाना, कुंडा मेथड, D81 वाला, जो स्कंदहोरा में मेंशन्ड है, टाइम को और एक्यूरेट करने के लिए, टू द सेकंड एक्यूरेट करने के लिए, तत्व मेथड, उससे भी आप और एक्यूरेट कर सकते हो। तो वो मेथड्स बाद में आएंगे, कुंडा एंड ऑल, लेकिन पहले प्राणपद ही आएगा, क्योंकि मनुष्य का बर्थ यहाँ से कंफर्म होगा। तो टेक्निक ये है कि टेक्निक इज प्राणपद लगन नवमास के अंदर शुड बी इन ट्राइंग टू नवमास लगना। मतलब नवमास कुंडली आपको खोलनी है, नवमास कुंडली आपको बनानी है, नवमास कुंडली बना के आपको देखना है कि प्राणपद लगन नवमास में कहाँ पे है। वो हमेशा 159 हाउसेज में, यानी फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, ट्राइन में, त्रिकोण में ही होना चाहिए नवमास लगन के। क्योंकि नवमास लगन की हम बात करें तो नवमास लगन का जो त्रिकोण होगा, वो फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस होगा। तो 159 हाउसेस फ्रॉम नवमास लगना, यानी त्रिकोणा, त्रिकोणा में ही प्राणपद लगन आना चाहिए नवमास कुंडली में। अगर टेक्निक ये बोलती है कि प्राणपद लगन नवमास कुंडली के अंदर त्रिकोण में नवमास लगन के, तभी ह्यूमन बर्थ होगा, और ह्यूमन बर्थ है मतलब टाइम सही है, अगर नहीं तो एडजस्टमेंट करिए। अब मैं आपको चार्ट्स बताता हूँ। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द चार्ट्स जो इस टेक्निक के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो लेट अस स्टार्ट। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी।
देखिए चार्ट्स के लिए, इस टेक्निक के लिए ना आप जेहोरा सॉफ्टवेयर यूज करिए। जेहोरा में काफी कन्वीनियंट रहेगा आपको, क्योंकि जेहोरा में कन्वीनियंस इसलिए रहेगी क्योंकि आपको प्राणपद लगन की कैलकुलेशन मिल जाएगी, आपको स्क्रीन में दिख जाएगी प्राणपद लगन कहाँ पे है। सेकेंडली, दूसरी खास बात ये रहेगी कि आप इजीली उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, आप बर्ड टाइम आगे पीछे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टूल होता है बर्ड टाइम आगे पीछे करने के लिए। ये टूल है, इस टूल से देखिए यहाँ पे मैं 15 सेकंड अगर सपोज, तो 15 सेकंड मैंने आगे कर दिया। ओके, अब मैं यहाँ से 15 सेकंड पीछे कर सकता हूँ। इसी तरह सिर्फ सेकंड्स नहीं, यहाँ पे मिनट्स और आवर्स की भी ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे मिनट्स और आवर्स। आई गेस स्क्रीन शेयर हो रही है, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ क्योंकि आई गेस दिख नहीं रहा अभी। यस, अब आई गेस स्क्रीन आपकी, वेट अ सेकंड, हाँ अब स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, सो आई गेस अब आप सबको विजुअल होगा, तो यहाँ पे टूल दिया हुआ है बर्ड टाइम चेंज करने के लिए। ओके, आई गेस आपको यहाँ पे टूल दिख रहा होगा, यहाँ पे सेकंड्स मिनट्स, जितना टाइम आपको आगे, ये आगे के लिए, ये पीछे के लिए है। अगर आपको पीछे जाना तो यहाँ से जा सकते हो, आगे जाना तो यहाँ से जा सकते हो। ओके, और प्राणपद आपको यहाँ दिख जाएगा, पीपी। पीपी आप यहाँ देख सकते हो, ये नवमांश कुंडली है। ओके, दिस इज राशि चार्ट, ये नवमांश कुंडली है। नवमांश कुंडली में ये पीपी यहाँ पे प्राणपद लगना। ओके, प्राणपद लगना आपको दिख रहा है, पीपी। तो इजी है कैलकुलेशन, तो जे होगा सॉफ्टवेयर आपको कन्वीनियंस दे देगा। तो चार्ट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चार्ट मैं लूंगा सीएस पटेल जी का। ओके, हम लोग बोलेंगे आपने बोला तो पुराने चार्ट्स देखने नहीं है, तो सीएस पटेल जी का चार्ट क्यों देखना है? तो सीएस पटेल जी का चार्ट देखने का एक रीजन है। सीएस पटेल जी सबसे बड़े नाड़ी स्कॉलर रहे हैं। इन्होंने अपनी बुक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में अपना बर्थ टाइम दिया हुआ है। ओके, जो बर्थ टाइम उन्होंने दिया था वो 7:44 है, और हमने वही रखा है, वही हम यूज कर रहे हैं। इन्होंने अपना बर्थ टाइम मल्टीपल मेथड से रेक्टिफाई किया हुआ है। इवन इन्होंने अपने चार्ट का नाड़ी आंशा भी दिया हुआ है। इनके जो लगन का नाड़ी आंशा है वो सीरियल नंबर 45 सोदारा करके होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे इनकी बुक में जो मेंशन था। और सॉफ्टवेयर में वही मिलता है, नाड़ी आंशा इन D150 ऑफ लगना, क्योंकि लगन का सबसे सेंसिटिव होता है ना बर्थ टाइम को लेके। तो 45 आ रहे हैं सोदारा करके। तो इनकी इनकी नाड़ी आंशा की बुक में टाइम था, ये नाड़ी आंशा, तो मतलब इनका चार्ट काफी एक्यूरेट है। इन्होंने अपनी सालों के एक्सपीरियंस में इसको अच्छे से रेक्टिफाई करा हुआ है। और मैं आपको बताऊंगा कि अब आप देखिए इस चार्ट में, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि प्राणपद लगन नवमांश कुंडली में 1, 5 या 9 हाउसेस में होना चाहिए। तो आप देखिए प्राणपद लगन नवमांश कुंडली में लगन में है, त्रिकोण के अंदर है, लगन में त्रिकोण में, ये ह्यूमन बर्थ को कंफर्म कर रहा है। ठीक है, मतलब ये बर्थ टाइम सही है, बर्थ टाइम एक्यूरेट है। सीएस पटेल जी जो बुक में अपना टाइम दिया था 44 मिनट्स, वो एक्यूरेट है। मैंने सिर्फ 15 सेकंड की इसमें एडिशन किया, सिर्फ 15 सेकंड की। ओके, और आयाम शाह याद रखिए लहरी ही यूज कर रहे हैं हम। अब इसकी कंफर्मेशन आपको कैसे मिलेगी? हाँ, मनुष्य का बर्थ है वो भी कंफर्म हो गया, लेकिन किस तरह ये हेल्प करेगा? देखिए, अगर आपने मेहता जी की, मैं बुक पढ़ने को बार बार बोलता हूँ लोगों को, उनकी तीसरी बुक में एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी सिंक्रोनाइजेशन ऑफ पीरियड्स, जो कॉम्बिनेशन उन्होंने दिए हुए हैं अलग अलग इवेंट के, उसमें पहला कॉम्बिनेशन दिया था उन्होंने डेट ऑफ मैरिज का। डेट ऑफ मैरिज का जो कॉम्बिनेशन था वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन था उस बुक में, क्योंकि उस डेट ऑफ मैरिज के कॉम्बिनेशन थे, उस फॉर्मूला से आप बर्थ टाइम को टू द सेकंड रेक्टिफाई कर सकते हो। ओके, किस तरह? क्योंकि उसमें एक फिक्स रूल था कि मैरिज जिस दिन होगी उस दिन जो आपकी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, ओके, ये जो दशा होंगी, यहाँ पे 1, फर्स्ट हाउस, 7th हाउस और 12th हाउस, इनके लॉर्ड्स की दशा आएगी यहाँ पे, या तो लगन से या चंद्र कुंडली से, मतलब या तो चंद्र कुंडली से या लगन कुंडली से, जो फर्स्ट 7 और 12 हाउसेस के लॉर्ड्स होंगे उन्हीं की दशा आएगी, और किसी और प्लैनेट की दशा नहीं आ सकती। सेकेंडली, इस रूल में कोई प्लैनेट रिप्लेसमेंट थ्योरी भी काम नहीं करेगी। तीसरी बात, सिर्फ दो प्लैनेट्स इनको रिप्लेस कर सकते हैं, या तो राहु केतु, अगर वो 1, 7 या 12 हाउसेस में हुए, मतलब अगर 1, 7, 12 हाउसेस की लॉर्ड्स की राशि में अगर राहु केतु हैं, तो राहु केतु की दशा भी मैरिज दे सकती है। अगर मान, क्योंकि राहु केतु आर पॉइंट्स, पॉइंट्स को हम उसके डिस्पोजिटर से जज करते हैं। तो राहु अगर शनि की राशि में और शनि 7th लॉर्ड है, तो राहु शनि का रिजल्ट देगा। जैसे इस कुंडली में है, कर्क लगनी कुंडली है, राहु 7th हाउस में है, शनि की राशि में है,
तो यहाँ पे राहु को शनि का रिजल्ट देना है, यानी सेवंथ लॉर्ड ऑफ मैरिज का रिजल्ट देना है। तो अब राहु की दशा मैरिज के टाइम में हो सकती है। दूसरा वीनस, वीनस सेवंथ हाउस का स्वामी होता है कालपुरुष कुंडली में, लिब्रा का स्वामी वीनस है। तो वीनस नेचुरल कारक है रिलेशनशिप और मैरिजेस का। तो वीनस की दशा भी शादी के दिन एक्टिवेटेड हो सकती है, मीन वीनस की दशा में भी मैरिज वाला इवेंट हो सकता है। तो यही एक्सेप्शन थी और कोई एक्सेप्शन नहीं थी। बाकी 1, 7 और 12 हाउसेस के लॉर्ड्स होने चाहिए। दूसरा एक रूल था, वो रूल बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था कि महादशा को इग्नोर करना है, हमें सिर्फ अंतरदशा से चीज सीक्वेंस देखना होगा। महादशा को इग्नोर करके सिर्फ अंतरदशा से सीक्वेंस देखना होगा। अब देखिए ये टेक्निक ना आपको तभी समझ आएगी अच्छे से अगर आप बुक पढ़ोगे, क्योंकि मैं इसको जितना भी चाहूँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ। तो आप वो बुक पढ़िए, आपको उस बुक में टेक्निक मिलेगी। और ये टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है बर्थ टाइम रेक्टिफाई करने के लिए यूजिंग दशा। ओके, दशा के जरिए। तो वो मेहता जी की टेक्निक थी बेसिकली कि और अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो पेरेंट्स की मैरिज के लिए भी वो फॉर्मूला काम कर जाएगा। मतलब आप पेरेंट्स की मैरिज डेट कैलकुलेट कर सकते हो, किस दिन पेरेंट्स की मैरिज हुई होगी। तो पेरेंट्स की मैरिज डेट कैलकुलेट करने के लिए जब वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे पेरेंट्स की मैरिज डेट के लिए, तो हम 10th हाउस को फादर लेंगे, 4th हाउस को मदर लेंगे, और वहां से फॉर्मूला को बना के 1, 7 और 12 हाउसेस के लॉर्ड्स को लेके टाइमिंग करेंगे। लेकिन अगर आदमी की खुद की शादी हुई है तो उस डेट को ले सकते हैं। ओके, तो इस कुंडली में आप देखिए, अगर मैं लगन से देखना है तो यानी मून, सैटर्न सेवंथ लॉर्ड और मरकुरी, इनकी दशा आनी चाहिए शादी वाले दिन। महादशा को इग्नोर करना है, सिर्फ अंतर प्रत्यंतर में देखना पड़ेगा। और अगर चंद्र कुंडली से देखें तो वीनस, मार्स और मरकुरी। लगन कुंडली से राहु केतु रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि राहु केतु केतु लगन में बैठा है, लगन के रिजल्ट देगा, और राहु सेवंथ में बैठा है, सेवंथ के रिजल्ट देगा। ओके। और एक और रूल है कि अंतर और प्रत्यंतर में प्लेनेट रिपीट कर सकता है, लेकिन प्रत्यंतर और सूक्ष्म में रिपीट नहीं कर सकता। मतलब महादशा तो हम इग्नोर कर रहे हैं, महादशा इग्नोर करने के बाद अंतर देखना है। अंतर लेवल और प्रत्यंतर लेवल, उसके नीचे वाला लेवल, वहां पे प्लैनेट्स रिपीट कर सकते हैं। मार्स मार्स, राहु राहु, वीनस वीनस, सैटर्न सैटर्न, रिपीट हो सकता है। लेकिन जो प्रत्यंतर और सूक्ष्म लेवल होगा, यानी प्रत्यंतर से जो अगला लेवल होगा, वहां पे रेपिटेशन नहीं हो सकती। मतलब प्रत्यंतर और सूक्ष्म में नहीं हो सकता ऐसा कि वीनस वीनस एक साथ आ गए, मार्स मार्स एक साथ आ गए। वहां पे प्लैनेट अलग होना चाहिए। ये ऐसा रूल है, इसलिए इस रूल को यूज करके हमेशा शादी की डेट निकल सकती है और टाइम एक्यूरेट हो सकता है। CS पटेल जी की जो शादी हुई थी, मैं कुछ उनकी शादी की डेट बताता हूँ। ओके, क्योंकि वो हमें काफी हेल्प करेगा, वो इवेंट, वो पर्टिकुलर इवेंट काफी हेल्पफुल होगा उनका। 28 मई 1933, 28 मई 1933 को CS पटेल जी की शादी हुई। तो अब हम देखते हैं चार्ट को। 28 मई 1933 को CS पटेल जी की शादी हुई। इस चार्ट में सबसे पहले विमशोत्री दशा एप्लीकेबल है, क्योंकि CS पटेल जी की आयु काफी ज्यादा थी, 90+, 90+ एज है, तो विमशोत्री दशा एप्लीकेबल होगी। ये रूल भी मेहता जी का है, फिक्स रूल है। अगर लंबी आयु है तो मैक्सिमम केसेस में विमशोत्री काम करेगी। तो विमशोत्री आप देखिए, विमशोत्री दशा या त्रिभागी, दो ही दशा मेहता जी यूज करते थे। अगर कम आयु केस है त्रिभागी, ज्यादा है तो विमशोत्री। 60% में विमशोत्री, 20% में त्रिभागी, और 15% में एक और दशा होती थी, वो काम करती थी। तो आपको मैंने मैरिज की डेट क्या बताई, 28 मई 1933। अब हम दशा खोलते हैं। महादशा को तो इग्नोर करना है। अंतरदशा देखिए आप, 1933 21 जून तक मरकुरी की दशा है अंतर में। मरकुरी 12th लॉर्ड है लगन कुंडली से, मतलब हाँ मैरिज दे सकता है। मरकुरी में कौन सा अंतर और मैरिज देगा, या तो सैटर्न या मून या राहु केतु। ठीक है, तो इसमें जब इनकी शादी हुई तब सैटर्न रन कर रहा था 1933 में। 1933 फेब से जून तक सैटर्न था, मतलब सेवंथ लॉर्ड भी आ गया। ओके, अब या तो अब देखिए, अब महादशा को आप इग्नोर करिए, अंतर और प्रत्यंतर को देखिए। सूक्ष्म दशा अब हम देख रहे हैं, सूक्ष्म दशा में हमें पता है शनि नहीं आ सकता, तो शनि की तो ऑप्शन ऐसे कट हो जाती है। ठीक है, और मरकुरी भी आ गया तो मरकुरी की भी रेपिटेशन होगी नहीं। ओके, तो अब या तो केतु आएगा या वीनस आएगा। ओके, या तो मून और राहु आएंगे। ओके, या तो मून और राहु आएगा, क्योंकि मून इज लगन लॉर्ड, मून लगन लॉर्ड है। हम मून को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि मून अभी यहाँ पे कवर नहीं हुआ है। तो मून अगर आप देखिए तो मून अप्रैल से मई, मून भी आ गया। अब आप देखिए, लगन से 12th लॉर्ड आ गया, लगन से 7th लॉर्ड आ गया, लगन से लगन लॉर्ड आ गया, फॉर्मूला कंप्लीट।
अंतर प्रत्यंतर और सूक्ष्म में, रेपिटेशन हुई नहीं है, मतलब फॉर्मूला करेक्ट है। अब आप देखिए इनकी शादी की डेट मैंने आपको बताई थी 28 मई 1933, 28 मई 1933, 28 अप्रैल आई गेस। एक सेकंड आपको फिर से कंफर्म कर देता हूं। 28 मई 1933। ओके, या हाँ, राहु राहु आएगा, सॉरी, मई के अंदर, या मुझे मिस्टेक होगी, क्योंकि राहु मैंने आपको बताया कि राहु शनि की राशि में है, तो राहु 7th लॉर्ड के रिजल्ट दे सकता है, और राहु रिपीट नहीं हुआ है तो राहु आ सकता है यहाँ पे, मून भी आ सकता था, राहु भी आ सकता है। ओके, अब मल्टीपल फॉर्मूलाज बनते हैं, क्योंकि अगर मेहता जी की बुक जिसने पढ़ी है उनको पता है कि वहां पे मल्टीपल फॉर्मूलाज बनेंगे, ये कोई तुक्के वाली बात नहीं है कौन सा प्लान आपको वहां फिट करना है, मल्टीपल फॉर्मूला बनेंगे, कोई एक में इवेंट होगा। राहु इसलिए मैंने आपको बोला क्योंकि राहु शनि की राशि में, शनि 7th लॉर्ड है। ओके, और रेपिटेशन हुई नहीं है। अब आप देखिए 28 मई के आसपास, 28 मई को वीनस था, वीनस की दशा आ सकती है क्योंकि कालपुरुष कुंडली में 7th लॉर्ड बनता है, और कारक ऑफ मैरिज है, तो वीनस हमेशा हमेशा हो सकता है कुंडली में, तो वीनस 28 मई को था। तो मेहता जी का जो मैरिज का जो रूल है शादी की डेट निकालने का, वो रूल वेरीफाई होता है इस कुंडली में, इस बर्थ टाइम के हिसाब से, और यही बर्थ टाइम के हिसाब से प्राणपद भी कंफर्म होता है। तो प्राणपद कंफर्म हो रहा है, ये मैरिज का रूल कंफर्म हो रहा है, मतलब ये टाइम एक्यूरेट है। क्योंकि अगर आप महादशा को इग्नोर करिए, आप देखिए 7th लॉर्ड, 12th लॉर्ड, राहु जो 7th लॉर्ड की राशि में है, वीनस, सारे प्लैनेट्स यहाँ में इंक्लूडेड है। ओके, तो ये इनकी मैरिज डेट थी 28 मई 1933, और 28 में यहाँ पे मून भी आया था थोड़े टाइम के लिए। तो आई होप ये एग्जांपल, मुझे पता है काफी लोगों को समझ नहीं आया होगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ लोगों ने वीडियो भी छोड़ दी होगी इस टाइम पे कि और नहीं देखनी। तो अब मैं ये एग्जांपल यहाँ पे खत्म करता हूँ। ओके, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो, ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये मेहता जी की क्लाइंट की कुंडली है। ये पर्टिकुलर क्लाइंट मेहता जी को मल्टीपल टाइम्स इन्होंने कंसल्ट करा इसके मेहता जी को, और मेहता जी ने इनका टाइम हर बार एक्यूरेट करते गए, लेकिन लास्ट बार मेहता जी ने इनको एक फाइनल बर्थ टाइम दिया, और फाइनल बर्थ टाइम देने के बाद उन्होंने इनको एक ऐसी प्रेडिक्शन दी कि इस पर्टिकुलर दिन इतने बजे तुम्हारा ये काम हो जाएगा। उस पर्टिकुलर दिन उतने बजे, आई गेस 10 बजे ऐसा कुछ टाइम था, इनका वो काम हो गया था। और उसके बाद इन्होंने जो भी इनको डेट्स दी इवेंट की, उन डेट्स में वो इवेंट होते गए, जो भी इनको टाइम बताया उस टाइम इवेंट होते गए, क्योंकि मेहता जी ये बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी दशा टू द सेकंड रेक्टिफाई कर दी है, तुम्हारा बर्थ टाइम टू द सेकंड रेक्टिफाई कर दिया, अब तुम्हारी दशा बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो गई है। अब जब भी सेकंड लॉर्ड की दशा आएगी वो पैसा देगा उस दिन। ओके, तो इस हद तक इन्होंने रेक्टिफिकेशन की थी कि टू द आवर की टाइमिंग वो कर रहे थे। तो इस चार्ट में मेहता जी ने प्रैक्टिकली मल्टीपल प्रेडिक्शन से टाइम कंफर्म करा हुआ था, तो उन्होंने रेक्टिफाई जो टाइम किया था वो यही था, 7:58:44, 7:58 44 सेकेंड। जब मैंने टाइम डाला तो देखा प्राणपद लगना फिर से लगन में है। ओके, तो प्राणपद जो लगना है वो लगन में आ रहा है, नवमांश लगन के त्रिकोण में आ रहा है, तो यानी ह्यूमन बर्थ को कंफर्म कर रहा है, ह्यूमन बर्थ को कंफर्म कर रहा है, तो यानी बर्थ टाइम सही है, एक्यूरेट है। तो इस चार्ट में भी ये चीज कंफर्म हो गई, आप प्राणपद लगन की प्लेसमेंट यहाँ पे देख सकते हो, पीपी। ओके, नवमांश लगन के टाइम में। अब हम दूसरा चार्ट, जॉर्ज। ओके, जॉर्ज इज द प्रिंस ऑफ कैम्ब्रिज। ओके, कैम्ब्रिज के ये प्रिंस हैं जॉर्ज। इनका जन्म 2013 में हुआ है, काफी रीसेंट बर्थ है, ब्रिटिश रॉयल फैमिली है, बर्थ टाइम के एक्यूरेसी से रिलेटेड कोई डाउट नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट पब्लिश्ड है, रॉयल फैमिली ने ओके पब्लिश करा हुआ है, तो इनकी कुंडली में कोई टाइम का डाउट नहीं होना चाहिए, और लेटेस्ट बर्थ है ऐसे भी। इनकी कुंडली में देखिए प्राणपद लगन 5th हाउस में, ये नवमांश कुंडली में, हमें लगन में नहीं देखना, हमें नवमांश में देखना है। नवमांश कुंडली कर्क लगन की है, कर्क नवमांश है। कर्क नवमांश का मतलब है या तो फर्स्ट हाउस या 5th या 9th, इन तीनों में ही प्राणपद राशि होगी तभी मनुष्य का जन्म होगा, तभी बर्थ टाइम सही है, वरना गलत है। 5th हाउस के अंदर इनका जो प्राणपद लगना आएगा स्कॉर्पियो में, मतलब बर्थ टाइम सही है, मनुष्य का बर्थ है, और यही बर्थ टाइम, एग्जैक्टली यही बर्थ टाइम इनके बर्थ सर्टिफिकेट में है, 4:24 शाम के। तो ये बर्थ सर्टिफिकेट में भी यही बर्थ टाइम है, रेक्टिफिकेशन से भी ये चीज कंफर्म होती है, मतलब रेक्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तैमूर अली खान, हमें पता है करीना कपूर खान और सैफ अली खान के बेटे, 2016 में इनका बर्थ हुआ, लेटेस्ट बर्थ है, बर्थ टाइम काफी एक्यूरेटली नोटेड है, बर्थ सर्टिफिकेट के साथ एस्ट्रोडाटा बैंक में AA रेटिंग भी दी गई है,
एस्ट्रो डेटा बैंक में जो बर्थ टाइम दिया गया था वो था 8:49। ओके, लेकिन 8:49 में अगर मैं 50 सेकंड ऐड करूं तभी इनका प्राणपद लगना नवमांश के त्रिकोण में आएगा, 5th हाउस में। तो हम इस टाइम को भी एक्यूरेट कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये जो बर्थ टाइम है काफी एक्यूरेट टू द सेकंड था। नवमांश कुंडली धनु नवमांश है। धनु नवमांश का मतलब है नवमांश लगन के ट्राइन में ही प्राणपद लगना होना चाहिए, तभी मनुष्य का बर्थ होगा, फर्स्ट 5 या 9 हाउस में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5th हाउस के अंदर प्राणपद लगन आएगा आपको 8:49। टाइम भी 8:49 है जो इनके बर्थ सर्टिफिकेट में है। मैंने 50 सेकंड की एडिशन करी है रेक्टिफिकेशन के पर्पज से। तो ये एग्जाम्पल भी क्लियर है। ओके, लुइस प्रिंस ऑफ कैम्ब्रिज, लुइस ये भी ब्रिटिश रॉयल फैमिली के मेंबर है। ओके, 2018 में इनका जन्म हुआ है। ओके, बर्थ टाइम में कोई डाउट नहीं था। बर्थ टाइम इनका जो दिया गया था वो 11:01 था, 11:01 जो बर्थ सर्टिफिकेट में प्रोवाइडेड है और जो एस्ट्रो डेटा बैंक में दिया गया है। डबल ए रेटिंग है, रॉयल फैमिली का बर्थ है, कोई डाउट नहीं है बर्थ टाइम में 11:01। ठीक 11:01 42 में, यानी आफ्टर एडिंग 42 सेकंड्स, 42 सेकंड्स ऐड करने के बाद अगर अब आप इनका नवमांश कुंडली देखोगे, नवमांश में प्राणपद लगन लगन में आता है, मतलब लगन मतलब त्रिकोण में है वो। तो फिर से कंडीशन वेरीफाइड होती है कि हमारी नवमांश कुंडली के अंदर जो लगन होगा उसके त्रिकोण में या तो फर्स्ट हाउस या 5th या 9th में प्राणपद लगन आना चाहिए। तो पीपी आपका यहाँ पे प्राणपद लगना लगन में आ रहा है, नवमांश लगन के, मतलब बर्थ टाइम एक्यूरेट है। और टाइम भी जो सर्टिफिकेट में दिया था 11:01 था। आप इन चार्ट्स को एक्सेस कर सकते हो एस्ट्रा डेटा बैंक में, आप नाम डालिए आपको चार्ट्स मिल जाएंगे। मेहता जी के स्टूडेंट का चार्ट वो यहाँ पे आपको मैंने बताया, और जो स्टूडेंट नहीं सॉरी क्लाइंट, और CS पटेल जी की भी मैंने आपको कुंडली बता दी। उनकी कुंडली में मैंने आपको शादी की डेट वाला फॉर्मूला भी कंफर्म करके बताया कि किस तरह शादी के डेट वाला फॉर्मूला काम कर रहा है। ओके, मस्क एक्स, इलॉन मस्क के जो बेटे हैं एक्स, जिनका बर्थ अभी 2020 में हुआ था मई मंथ में। ओके, सबसे छोटे बेटे मस्क एक्स करके। तो इनका जो बर्थ टाइम प्रोवाइडेड था, इनका बर्थ टाइम इनके बर्थ सर्टिफिकेट में जो कैलिफोर्निया के हॉस्पिटल से मिला था वो 3:06 मिला हुआ था, एग्जैक्ट 3:06 PM। लेकिन 3:06 PM के आगे जाने में, काफी आगे जाने पे ही प्राणपद लगन त्रिकोण में आ रहा था। अगर आप सिर्फ 30 सेकंड्स माइनस करो, यानी अगर आप बर्थ टाइम ये लो 3:05 30 सेकंड, यानी अगर आप बर्थ टाइम जो इनका बर्थ सर्टिफिकेट में प्रोवाइडेड था 3:06 उससे 30 सेकंड पीछे चले जाओ तो आपको प्राणपद लगन इनके नवमांश लगन में मिल जाएगा, जो कि रेक्टिफाई करता है बर्थ टाइम को। ओके, क्योंकि हमारा नवमांश लगन है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के ट्राइन में ही प्राणपद लगन आना चाहिए मनुष्य बर्थ के लिए, तभी बर्थ टाइम का रेक्टिफाइड होगा, कंफर्म्ड होगा। और यहाँ पे हमें लगन में ही प्राणपद लगन मिल रहा है, और प्राणपद लगन लगन में तब मिलेगा जब टाइम 3:05 30 सेकंड होगा। सर्टिफिकेट में था 3:06 था, तो 30 सेकंड वो पीछे कंसिडर किया जा सकता है। तो इस तरह हम वर्ड टाइम रेक्टिफाई करते हैं। और भी एक एग्जांपल था। ओके ओके, तैमूर का हो गया, मस्क का हो गया, मेहता जी क्लाइंट का भी हो गया। अब्राहम खान, तो ये अब्राहम का चार्ट है, शाहरुख खान के सबसे छोटे बेटे। ये चार्ट देखिए आपको पता लग जाएगा कि कितना स्ट्रॉन्ग चार्ट है। दिखती सी बात है ये आदमी किसी रॉयल फैमिली में ही पैदा होगा और इसके फादर कोई बहुत ही इंटरनेशनल फिगर हो सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है कुंडली में। शनि 5th लॉर्ड भी एक्सॉल्टेड है। नवमांश कुंडली के अंदर भी ऐसे ही राजयोग है, सूर्य 10वें में एक्सॉल्टेड, बुध एक्सॉल्टेड, मंगल उच्च का। तो नवमांश कुंडली में भी 3 ग्रह उच्च के हैं, सूर्य मंगल और बुध। तो बस तो ऐसी फैमिली में होना ही था। लेकिन अब्राहम की कुंडली में जो बर्थ सर्टिफिकेट में जो टाइम मिला है वो 3:28 था। ओके, ए रेटेड चार्ट है, यानी डबल ए रेटेड है, बर्थ सर्टिफिकेट अटैच्ड है। आप एस्ट्रेटा बैंक में जाके वो चार्ट देख सकते हो। ओके, टाइम बहुत एक्यूरेटली नोटेड है, कोई स्कोप ऑफ एरर नहीं है, रिसेंट बर्थ है 2013 का। जो टाइम वहां पे प्रोवाइडेड था वो था 3:28, एग्जैक्ट 3:28। लेकिन जैसे ही उसमें मैं 15 सेकंड ऐड करता हूँ तब हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, क्योंकि आप देखिए नवमांश कुंडली है कर्क, मतलब कर्क नवमांश है। अब कर्क नवमांश के अंदर हमें पता है कि प्राणपद लगन त्रिकोण में आना चाहिए, या तो लगन में आ जाए कर्क के अंदर, या 5th हाउस वृश्चिक में आ जाए, या 9th हाउस मीन में आ जाए, तभी मनुष्य बर्थ होगा, तभी ह्यूमन बर्थ होगा, तभी बर्थ टाइम एक्यूरेट है। तो वो कंफर्म करेगा आपकी एक्यूरेसी ऑफ बर्थ टाइम के लिए, मनुष्य बर्थ के लिए। और वो तभी आएगा जब आप इसमें 15 सेकंड्स ऐड कर दोगे, क्योंकि 15 सेकंड्स आप ऐड करोगे तो प्राणपद लगन 9th हाउस में आ जाएगा, जो कि ह्यूमन बर्थ बताता है। अगर मैं 15 सेकंड पीछे जाऊं
तो प्राणपद लगन 8th हाउस में आएगा। 8th हाउस यानी 4 8 12। 4 8 12 में हमने पढ़ा था कि 4 8 12 में तो एक्वेटिक एनिमल्स या स्नेक्स यही पैदा हो सकते हैं। ह्यूमन बर्थ नहीं हो सकता 8वें घर में, ना 7वें घर में हो सकता है। 7वें में बर्ड्स पैदा होते हैं, 6th में एनिमल्स पैदा होते हैं, ह्यूमन बर्थ ही 9th में होगा। तो 28 जो टाइम था उसमें प्राणपद लगन नहीं आ रहा था। तो अगर 28 15 हमने कर दिया तो प्राणपद लगन 9th हाउस में आ गया, जो ह्यूमन बर्थ को कंफर्म करता है। ठीक है। और उससे पहले प्राणपद लगन 5th हाउस में सही माना जाएगा, क्योंकि 5th हाउस में इसलिए सही माना जाएगा क्योंकि 5th हाउस त्रिकोण में होगा, लेकिन 5th हाउस में टाइम काफी पीछे करना पड़ेगा। अगर मुझे प्राणपद लगन 5th हाउस में चाहिए तो बर्थ टाइम कम से कम 25-45 होना चाहिए। अगर मुझे प्राणपद लगन 5th हाउस में चाहिए, जब मनुष्य बर्थ होगा, जब ह्यूमन बर्थ होगा, तब बर्थ टाइम आपका कम से कम 25 मिनट्स 45 सेकेंड होना चाहिए। लेकिन टाइम जो नोट किया गया 28 मिनट है, और टाइम ऐसा नोट हुआ है जिसमें स्कोप ऑफ एरर नहीं है। ओके। शाहरुख खान के बेटे का बर्थ टाइम है, सर्टिफिकेट अटैच्ड है, और 28 मिनट करके अगर स्पेसिफिकली मेंशन हुआ है तो वो 26 या 25 कैसे हो सकता है? मतलब वो 28 के आसपास ही होना चाहिए, हार्डली फ्यू सेकंड्स का डिफरेंस हो सकता है, 10-15। तो वो तभी होगा अगर आप उसमें 28 मिनट्स 15 सेकंड करोगे, क्योंकि उसमें फिर प्राणपद लगन आपके 9th हाउस में आ जाएगा, और 9th हाउस में वो ह्यूमन बर्थ को कंफर्म करेगा। तो ये टेक्निक थी बेसिकली। आई होप आपको एग्जांपल समझ आ गए हो। आई नो पहला एग्जांपल काफी, जब तक मैंने प्राणपद की टेक्निक डिस्कस करी तब तक तो ठीक था, लेकिन मेहता जी की टेक्निक में जैसे मैं घुस गया आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला है बेसिकली। वो एक फिक्स्ड साइंटिफिक फॉर्मूला है। उसी फॉर्मूला के अंदर अगर मैरिज होगी तभी उसको सही माना जाएगा, वरना नहीं। और वो तभी सही होगी, बर्थ टाइम एक्यूरेट होगा, क्योंकि वो प्राण दशा सूक्ष्म दशा चेंज हो जाती है बर्थ टाइम चेंज होने में। 1-2 मिनट में वो कुछ दिनों में आगे शिफ्ट हो जाती है। ओके। उसको बिल्कुल फिट आने के लिए बर्थ टाइम आपका एक्यूरेट होना चाहिए, और उसके लिए आपको प्राणपद की कंडीशन में आपको पहले कंफर्म कर दिया कि बर्थ टाइम एक्यूरेट है। तो आई होप आपको बीटीआर का आइडिया लग गया होगा। काफी माइन्यूट ये बीटीआर का वीडियो था, और काफी मतलब इसमें डीप इनसाइट्स है। तो आप बार बार इस वीडियो को देखिए, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। खासकर मतलब और तो कुछ नहीं है बार बार देखने वाला, तो प्राणपद वाली टेक्निक है, तो आप जीरो में जाके अपना आप देख सकते हो। और मेहता जी के एग्जाम्पल को समझने के लिए आप बुक पढ़िए, वो आपको इम्पोर्टेंट है। ओके। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह हमें इसको यूज करना है। ओके। तो अब मैं रिकॉर्डिंग एंड करता हूँ, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय।